हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारी ये जो वीडियो होने वाली है ये क्लास 12 के चैप्टर 2 पर आधारित है, जो कि गाउस के नियम और उसके अनुप्रयोग पर डिपेंड करता है। ये हमारे पहले वाले जो चैप्टर था उससे संबंधित रहेगा, जिसमें हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में अध्ययन किया था। उस चैप्टर में हमने देखा था कि जो डिस्क्रीट आवेश होते हैं या जो विविक्त आवेश होते हैं उनके कारण हम किस प्रकार से उनके ऊपर कूलाम बल का अध्ययन कर पाते हैं, और उसमें हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। और उस चैप्टर के अंदर हमने ये भी देखा है कि जो आवेश होते हैं उनके बीच के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरियां पाई जाती है, जो कि माइक्रोस्कोपिकल अगर हम पैरामीटर देखें तो उनकी कंडीशन के अंदर से ज्यादा होती है। और उनके अंदर जो नेट फोर्स लगता है किसी एक पर्टिकुलर आवेश के ऊपर, वो फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत की हेल्प लेते हैं। उसके बाद में हमने वहां पर एक कूलाम का नियम देखा था। कूलाम के नियम के अनुसार दो आवेशों के जो बीच के अंदर बल लगता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। उस कूलाम के नियम के अनुसार हम उसके बाद में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है, तीव्रता है, E बराबर F/Q, एकांक आवेश के ऊपर जो लगने वाला बल है उसको कैलकुलेट करके हम उस आवेश के ऊपर जो पर्टिकुलर चार्ज है उस पर कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसके द्वारा क्रिएट हो रही है वो हमने देखी थी। वो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर विविक्त आवेशों के ऊपर चल रहा था। विविक्त आवेश कहने का मतलब है कि जिनके बीच के अंदर कुछ न कुछ दूरियां पाई जाती है, वो डिस्क्रीट आवेश या डिस्क्रीट सिस्टम होते हैं। आज का हमारा ये जो चैप्टर है इसके अंदर हम देखेंगे कि यदि आवेशों को हम बहुत पास पास रख देते हैं, जिनके बीच की जो डिस्टेंस है वो नैनोमीटर के अंदर होती है। एक जो डिस्टेंस होती है उसको हम मिली के अंदर कैलकुलेट करते हैं, 10⁻³ होती है। उसके बाद में एक डिस्टेंस को माइक्रो के अंदर कैलकुलेट करते हैं, जो 10⁻6 के अंदर लिखी जाती है। एक होती है नैनो। ये नैनो टेक्निक के ऊपर डिपेंड रहता है, जिसके अंदर 10⁻9 तक चलता है। उसके अंदर एक पिको मीटर के अंदर भी डिस्टेंस चलती है, जिसमें हम 10⁻12 तक लिखते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, इन जब डिस्टेंस के ऊपर कोई पार्टिकल उपस्थित रहता है तो वो सारी चीजें हमारी सतत आवेश वितरण के अंदर चलती है, जिसको हम कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। और जो हमारा पहले का चैप्टर था उसके अंदर हमने देखा था कि जब चार्ज डिस्क्रीट रूप के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उस कंडीशन के अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को E बराबर F/Q से कैलकुलेट करते हैं, और जो F होता है वो हमारा कूलाम बल होता है, जिसको हम KQ1Q2/R² से लिखते थे। चैप्टर पहले के अंदर हमने ये भी देखा था कि एक द्विध्रुव होता है, जिसके अंदर दो विपरीत प्रकार के आवेश रखे होते हैं, जिनके बीच की दूरी अति अल्प होती है। तो एक वो डाइपोल को कंस्ट्रक्ट करते हैं, और जब डाइपोल को हम किसी एंगल थीटा के ऊपर यूनिफॉर्म या एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके ऊपर एक टॉर्क या बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो हमारे लास्ट लेक्चर 9 के अंदर मैंने आपको बताया था। इसके साथ हमने ये भी देखा है कि जब किसी आवेश के ऊपर हम अक्ष के बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो मिलती है 2kP/r⁴। अगर इसका मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करूं तो E वेक्टर इज इक्वल टू 2kP वेक्टर/r⁴ वेक्टर इंटू r के वहां पर आ जाता है। इसी के साथ हमने ये भी देखा था कि जो E निरक्ष होता है, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसकी वैल्यू आपको मिलती है E परपेंडिकुलर इज इक्वल टू kP वेक्टर/r⁴ r कैप, जिसको आप वेक्टर रिप्रेजेंट में करते हैं। तो हमने ये देखा था कि जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, परपेंडिकुलर हो चाहे एक्सियल पॉइंट हो, उनके अंदर जो इंटेंसिटी होती है वो r⁴ के अंदर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे जैसे आप डिस्टेंस को बढ़ाते जाते हैं, जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज होती जाती है, और एक समय एक बिंदु ऐसा आता है जिसके ऊपर जो डिस्टेंस है वो इन्फाइनाइट होने के बाद में वहां पर उस आवेश, पर्टिकुलर आवेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेग्जिबल हो जाता है, नगण्य हो जाता है। वो सारी चीजें हमने देखी थी एक डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं कि जब आवेश है वो कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे सॉलिड स्टेट है, सॉलिड के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं मैटर के, वो अति अल्प दूरी के ऊपर रखे हैं, जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो नैनो के अंदर होते हैं, 10⁻9 के अंदर। उसी प्रकार जो एयर होती है उसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल या कोई भी मैटर के पार्टिकल होते हैं वो अति अल्प दूरी के ऊपर रखे हुए होते हैं। तो उनके लिए उसी प्रकार यदि मैं किसी कंडक्टर वायर को इमेज करूं, या किसी में एक सतह, जैसे आप चालक सतह को इमेजिन करूं, या मैं किसी एक गोलीय कोष को इमेजिन करूं, जिसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल है वो उसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर, मास के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो उनके लिए हमें ये जो अलग अलग टाइप के इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे। जैसे मैंने मान लिया एक L लंबाई का कंडक्टर तार है, इनफाइनाइट लंबाई का, उसके लिए अगर मैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं, एक समान रूप से वितरित किए हुए आवेशों की, तो उनके लिए मेरे को कई अनंत बार तक, क्योंकि तार की लंबाई अनंत है, तो मेरे को अनंत बार तक
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, उससे हमें रिजल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन इसको कैलकुलेट करना बहुत ही हमारे लिए मैथमेटिकल तौर पर कठिन हो जाता है। इस कारण हम क्या करते हैं कि जो हमारे कंटिन्यूस सिस्टम है इनके लिए हम गाउस के नियम को अप्लाई करते हैं। गाउस का नियम हमारी जो कैलकुलेशन होती है उनको क्या कर देता है, कम कर देता है। और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले फंडामेंटल जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी होती है, घनत्व है, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, और वो हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सहायता से। तो इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स की सहायता से करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये सारे के सारे टॉपिक मेंशन किए हैं, वो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर हम 60 टॉपिक होंगे, इनको कवर करेंगे, जो कि इस प्रकार है कि सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है वो चालू होगा विद्युत फ्लक्स से, जिसको आप बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको हम डिनोट करेंगे फाई से। इसका फॉर्मूला हम अभी देखने वाले हैं, इन सभी को पूरा साफ करने के बाद, स्लाइड होने के बाद। अगला इसके बाद में हमारा जो टॉपिक होगा जो कि विद्युत फ्लक्स से रिलेटेड है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि इस चैप्टर का जो बेस होने वाला है वो कौन सा होगा, गाउस का नियम होगा। मैं आपको बताऊंगा कि जो गाउस का नियम है वो किस प्रकार से गाउस ने दिया था और उनका मेन पर्पस क्या था। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि इसका प्रूफ किस प्रकार से कर सकते हैं, वो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वो भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो आवेश है उनका कंटिन्यूस किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया है कि आवेशों का सतत प्रकार से हम किस प्रकार से वितरण कर सकते हैं, वो हम इसके अंदर देखेंगे। और इसको इनके घनत्व के आधार पर 3 भागों के अंदर बांटा गया है। एक होता है रेखीय आवेश वितरण। यदि मान लिया ये एक इतने लंबाई का कंडक्टर वायर है, लंबाई के अनुरूप से यदि मैं चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो वो किसके अंदर आता है, रेखीय आवेश वितरण के अंदर आता है, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। और इसी प्रकार यदि हम किसी आवेश को इस पूरी सरफेस के ऊपर डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो वो हमारा आ जाता है पृष्ठ आवेश वितरण के कारण, जिसको आप बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको डिनोट किया जाता है सिग्मा से। इसका फॉर्मूला भी हम देखेंगे। उसके बाद में हमारा तीसरा पॉइंट आ जाता है आयतन आवेश वितरण। इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जिसको डिनोट किया जाता है रो से। उसके बाद में ये हमारे 3 टॉपिक होने के बाद में हम ये देखते हैं कि जो अनंत लंबाई के सीधे लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन होगा बाय गाउस लॉ। इसकी सहायता से हम इसका एक एग्जांपल देखेंगे, जिससे हम अनंत लंबाई का तार लेते हैं, उसके कारण एक पॉइंट के ऊपर किसी टाइम पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैलकुलेट करते हैं, वो हमारा एक डेरिवेशन ही होगा। अगला जो एग्जांपल है वो पृष्ठ आवेश वितरण का है। इसके अंदर हम एक चालक सतह लेंगे, जो चालक भी हो सकती है, अचालक भी हो सकती है। उन दोनों कंडीशन के अंदर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो उसकी हमारी हेडिंग हो जाएगी समरूप आवेशित चालक या अचालक। दोनों कंडीशन लेंगे, परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है आयतन आवेश वितरण, उसके लिए हम एग्जांपल को कंसीडर करेंगे। कोई गोल या कोस होगा, स्फेरिकल सेल, उसकी सतह के ऊपर अगर चार्ज रहता है तो वो आपका हो जाएगा कंडक्टर, जिसको आप चालक बोलते हैं। ये मैंने 2 केस लिए। और यदि जो हमारा चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया वो उसके आंतरिक सतह वॉल्यूम के अंदर चला जाता है, वो हमारी कंडीशन हो जाएगी अचालक की। तो इन दोनों कंडीशन के अंदर भी हम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गाउस के नियम की सहायता से सोल्व करेंगे। और इन लास्ट हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी आवेशित चालक होता है तो उसकी सतह के ऊपर जो फोर्स लगता है वो किस प्रकार से दिया जाता है। तो ये हमारे 7 मेन मैक्रोस्कोपिकल जो टॉपिक हैं वो हम देखेंगे। इनके अंदर माइक्रोस्कोपिक जो टॉपिक है वो ये 3 ये पड़े हैं, और उनके बाद में 2 ये हैं। 5 टॉपिक इनके माइक्रोस्कोपिक है, और जो सारे के सारे मिलाकर 7 टॉपिक हमको इस चैप्टर के अंदर कवर करने हैं। तो अभी मैं आपको विद्युत फ्लक्स से स्टार्ट कराऊंगा, और उसके बाद में हम गाउस का नियम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। अब हम इसके अंदर हमारा जो, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हमारा टॉपिक क्या होगा, पहला विद्युत फ्लक्स के बारे में हम देखेंगे, जिसको आप क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल देते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ऐसा देख लीजिए कि ये हमारा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसको आप एक समान विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई से। पहले चैप्टर में जैसा कि आप सभी ने पढ़ा है कि यहाँ पर आपका पॉइंट चार्ज होता है पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका साइन होता है नेगेटिव। अब यदि मैं इसके अंदर क्या करूं, एक क्षेत्रफल लग देता हूं। क्षेत्रफल को आप बोलते हैं एरिया। तो मैंने मान लिया इसको सरफेस भी आप कह सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सरफेस है वो कितना है, एस का है। अब यदि इसका मैं एक छोटा सा क्षेत्रफल L5 ले लेता हूँ, एक छोटा सा टुकड़ा ले लेता हूँ, ये जिसको आप क्या बोलेंगे, डीएस बोल सकते हैं, डीएस बोलेंगे।
तो देखिए, दो डेफिनेशन आपको मैं बताने वाला हूं, जिसके अंदर एक तो हमारी सीधी थ्योरेटिकल होगी जिसको आप आसानी से समझ सकें, और एक हमारी होगी जो डिपेंड करती है इस मैथमेटिकल एक्सपर्जन के ऊपर, जो हम यहाँ से इसके भी लिखने वाले। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। ये जो लाइन है, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता दूं कि इन लाइनों को हम क्या बोल देते हैं, बल रेखा बोल देते हैं, या इनको आप क्या बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। अगर आपको ये नहीं पता है कि ये रेखाएं क्या है, इनकी क्या क्या मेन प्रॉपर्टी है, तो आप हमारी पहले की वीडियो के अंदर जाके देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट की जो 5वीं या 6ठा लेक्चर है, उसमें आप इनको खोज सकते हैं। तो देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये हमारा एक जिसको आप सरफेस या एरिया बोल रहे हैं, तो जो विद्युत फ्लक्स होगा वो आखिरकार होता क्या है। जो मेन डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी क्षेत्रफल अल्पांश है, ये क्षेत्रफल और ये इसका अल्पांश, तो इस क्षेत्रफल अल्पांश के अंदर से जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो कितनी गुजर रही है। कहने का मतलब, किसी क्षेत्रफल अल्पांश से गुजरने वाली बल रेखाओं या विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, वो संख्या क्या कहलाती है स्टूडेंट, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। आपके लिए नया सिंबल होगा, नोट कर लीजिएगा, इसको आप क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। तो देखिए, मैं अगर यहां से आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो आप क्या लिखेंगे, डेफिनेशन फर्स्ट बता रहा हूं, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे क्षेत्रफल अल्पांश